वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और ये खास शो जहां पर हमने आपके शुरुआत में सवालों के जवाब दिए हैं और अब आपको फंड हाउसेस के लोगों से भी हम मिलाते हैं, क्योंकि बाजार की इस चाल को देखकर अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, आपका मुनाफा घाटे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। महेश पाटिल, CIO ABSL AMC मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो क्लियरली बाजार की चाल से हम शुरुआत करेंगे। हालांकि इनके साथ हम PSU इक्विटी फंड जो है ABSL का, उस पर भी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन बाजार की इस चाल को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स तो कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चौथे फेज ऑफ पोलिंग पर हम पहुंच चुके हैं। अब कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहा है नतीजों का समय और ऐसे में बाजार एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन साथ ही बहुत वॉलेटाइल भी है। आपको किस तरह से अब बाजार की चाल समझ में आ रही है, कितनी प्रेडिक्टेबल रही है ये वॉलेटिलिटी आपके मुताबिक। या नमस्कार। सो एक आपकी बात सही है कि थोड़ी बहुत इलेक्शन के नतीजे के ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि क्या रहेंगे। बिकॉज इसके पहले मार्केट ने एक अज्यूम कर लिया था कि यहाँ पे अभी वापस स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और भारी मेजोरिटी से आएगी। तो अभी थोड़ा उसमें कुछ जो नंबर्स हैं BJP NDP उस पर कोई चर्चा हो रही है, उसके कारण थोड़ी नर्वसनेस है। बट मैं मानता हूँ इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अभी कंपनीज के नतीजे भी आ रहे हैं। Q4 अर्निंग जो है फाइनेंशियल ईयर 24 जो खत्म हो रहा है, तो वहां पे उसके कारण भी कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके कारण में भी रिएक्शन हमने देखा है। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो नियर टर्म जो एक्सपेक्टेशंस है और नियर टर्म जो ग्रोथ है वो काफी हद तक प्राइस इन हुआ है। तो यहाँ से भी मार्केट को एक नई दिशा देने के लिए आई थिंक एक तो इलेक्शन के बाद ही एक रास्ता मिलेगा। और और ओवरऑल वैल्यूएशन की मार्केट थी तो काफी फेयरली प्राइस है मार्केट। जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखे थे कि वहां पे भी बहुत लास्ट ईयर बड़ी तेजी हुई थी, तो वहां पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है। सो मार्केट आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज में अभी है और एक नैरो बैंड में अभी मार्केट चल रहा है। सो हमें लगता है कि कुछ ज्यादा चिंता की बात है यहाँ पे। हालांकि ये क्वार्टर के नतीजे जो आए हैं वो थोड़े से वीक है, बट बाय एंड लार्ज नंबर्स ठीक ही है। कुछ सेक्टर्स में वीकनेस है बट कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो ओवरऑल FY25 नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो ट्रेजेक्टरी भी ठीक ही हमें दिख रही है अराउंड। हालांकि जो लास्ट 2 साल में जो बेहतर ग्रोथ थी, लाइक 20% के ऊपर ओवरऑल निफ्टी की अर्निंग, वो थोड़ी रन रेट कम होकर अराउंड 13% 14% के आसपास होगी। बट वो भी अच्छी ग्रोथ होगी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए और मीडियम टर्म। और राइट, अब ये बताएं हमें, FIS की सेलिंग के जो नंबर्स देख रहे हैं वाकई बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में काफ़ी स्वाभाविक भी है, क्योंकि नतीजों को लेकर उनमें भी कहीं ना कहीं असमंजस तो होगा ही। लेकिन आपको FIS की सेलिंग कितना चिंता में डालती है। कि अभी लास्ट एक महीने में FIS के जो नंबर्स आए हैं वो नेगेटिव है। आई मीन सेलिंग हुई है। तो उसका कारण मैं एक मानता हूँ कि ओवरऑल इंडिया की जो परफॉर्मेंस हुई है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट और स्पेशली चाइना के मुकाबले, राइट। सो उसके कारण चाइना में आई मीन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है, स्पेशली ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे चाइना का जो मार्केट है वो भारी मात्रा से अंडर परफॉर्म किया है। एक साल में तो है ही, बट लास्ट 10 15 20 साल में काफी अंडर परफॉर्म किया। तो वहां पे वैल्यू इमर्ज हुई, तो थोड़ी शिफ्ट मनी फ्रॉम इंडिया टू चाइना होने की संभावना आई थिंक। उसके कारण हमें देखा है कि चाइनीज मार्केट और हैंडसेक मार्केट अच्छी आई मीन अच्छी तरह से बढ़ा है लास्ट 2 3 महीने में। और बट ये आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ लोग शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चाइना के लिए देखते हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म इंडिया में ही उनको स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही है। और इंडिया मार्केट में थोड़ी करेक्शन अगर आती है तो मुझे नहीं लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा दूर रहेंगे, वो लेने को मार्केट में आएंगे एनी करेक्शन। बिकॉज काफी लोगों को इंडिया में एंट्री करने के लिए मौका देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिलेटिवली इंडियन मार्केट थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो कुछ करेक्शन अगर आती है तो वहां पे उन मार्केट में एंट्री मार सकते हैं।
सो ज्यादा चिंता करने की मुझे बात नहीं लग रही, बिकॉज इंडिया के फंडामेंटल्स ठीक है और लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के लिए देखेंगे कंपेयर टू इवन चाइना। चलिए, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप जवाब देंगे या नहीं देंगे क्योंकि इसका आकलन अभी से नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर मनचाहा नतीजा नहीं आता है चुनाव का, तो रफली बाजार कितने पॉइंट टूट सकता है? कुछ अगर आप हमें अप्रॉक्सीमेट फिगर बता सकें। सो आई थिंक मार्केट ने एक तरह से काफी अपेक्षा है कि एक सरकार, स्थिर सरकार आएगी, राइट, मेजोरिटी से आएगी जो करंट गवर्नमेंट, और जो करंट पॉलिसीज है उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। सो आई थिंक अगर उसके विपरीत कोई अगर रिजल्ट आती है और अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, तो मार्केट को एक शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज काफी पोजीशनिंग वो हिसाब से मार्केट में हुई है। और और हालांकि मार्केट में, जैसे मैंने बात की कि एक ऐसे लेवल पे मार्केट है, मौके पे, जहाँ पे काफी हद तक नियर टर्म पॉजिटिव्स प्राइस है, तो सेंटिमेंट डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके कारण गिरावट आ सकती है। अभी कितनी गिरावट आ सकती है हमने देखा है कि पिछले जो इलेक्शन के टाइम पे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो मार्केट गिरता है अराउंड 10% और सो 8-10%। बट हमने ये भी देखा है कि उसके बाद 6 महीने में मार्केट वापस ऊपर आता है, और जो अंडरलाइंग मोमेंटम रहती है मार्केट में, और जो अर्निंग्स, इकोनॉमी की जो ग्रोथ रहती है, उसके कारण ओके मार्केट की जो मूवमेंट होनी है फंडामेंटल, वो वापस रिकवर हो जाता है मार्केट। तो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली वोलेटिलिटी आ सकती है इसके कारण, अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर अपेक्षा से टोटली विपरीत है तो। बट ओवर मीडियम टर्म हमने देखा है कि एटलीस्ट पास्ट जो रिजल्ट्स हुए हैं लास्ट 6-7 इलेक्शंस के एनालिसिस करते हैं, तो 6 महीने में मार्केट पूरा डिस्काउंट कर रहे थे और वापस जो ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री है क्योंकि उसके साथ चलने लगता है। चलिए महेश जी, अब थोड़ा सा थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं। पीएसयू इक्विटी की भी हमें बात करनी है और लोगों का रुझान थोड़ा सा थीमेटिक फंड्स की ओर बढ़ भी रहा है। लगातार खबरों में भी ये चीज़ है, फंड हाउस की तरफ से भी हमें यही रुझान समझ में आ रहा है। अब ऐसे में पीएसयू इक्विटी थीम की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी ज़्यादा हिट हो रही है, और क्योंकि चुनावी माहौल है, उसके बाद हम एक नया दौर देखेंगे रिफॉर्म्स का, और पॉलिसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और संभावना है कि इस तरह की थीम आगे चलकर बहुत चल सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस थीम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है? सेक्टर स्पेसिफिक इंटरेस्ट तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन उसमें भी पीएसयू इक्विटी को लेकर आपको क्या रुझान दिखाई दे रहा है, और कितनी इंटरेस्टिंग है ये थीम इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए? सो हमने देखा कि लास्ट ईयर, लास्ट कैलेंडर ईयर में काफी कुछ 2-3 थीम्स बड़ी जोर से चली थी। एक मैक्रो ट्रेंड देखा था, जैसे कि हमने बात की पीएसयू इक्विटीज के, आई मीन सबसे टॉप परफॉर्मिंग थीम थी ऑल थीमेटिक्स फंड में। उसके बाद हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा किया था, ऑटो, और इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, और रियल एस्टेट, ये कुछ थीम्स डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स दी थी मार्केट के बेंचमार्क के मुकाबले। और उनके लिए वजह भी थी कि इन सेक्टर्स में हमें आउटलुक काफी अच्छा था, ग्रोथ अच्छी दिख रही थी, और मार्केट उस तरफ काफी पैसा उस तरफ जा रहा था। आगे जाके हुए हमें लग रहा है कि जो ट्रेंड्स थी, जो बड़ी मूव्स जो हो गई है, वो मैक्रो ट्रेंड्स, वो अभी काफी हद तक मॉडरेट होगी। यहाँ से मार्केट मोर बॉटम अप रहेगा, राइट, स्टॉक स्पेसिफिक होगा। बट कुछ कुछ जो यहाँ सेक्टर्स जहाँ पे आउटलुक अच्छी है, स्टेडी है, वहाँ पे अभी भी मार्केट वो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट जिस तरह से मार्केट लास्ट 1 साल में इन थीम्स में बड़ी मात्रा से जो रिटर्न्स मिले थे बेंचमार्क से, वो आई थिंक डेफिनेटली हमें कहाँ ऐसे नहीं दिख रहे कोई थीम में। और हालांकि हमें लग रहा है कि अभी मार्केट में बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, लार्ज कैप जो है, राइट, लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्म किए हैं, और वहाँ पे वैल्यूएशंस का काफी कंफर्ट है मार्जिन, तो वहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर हम पीएसयू इक्विटी थीम की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली, ओके, जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न अपने मिले हैं इन्वेस्टर्स को लास्ट 1 साल में, तो वहां पे भी काफी मात्रा में अगर देखा जाए तो सेक्टर की री रेटिंग हुई है, राइट, वैल्यूएशंस जो रेटिंग हुए हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है पीएसयू 2022 के पहले लगभग 8-10 साल तक स्टॉक्स कहाँ ज्यादा किधर गए नहीं थे, राइट, काफी कंसोलिडेट किया था। इसीलिए हमने देखा है कि उनकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी लास्ट
8-10 साल की, उसकी पूरी उन्होंने कॉम्पेंसेशन अभी हुआ है। यहाँ से फर्दर री-रेटिंग पोटेंशियल हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपके सेक्टर में। हालाँकि पीएसयू कंपनीज़ कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में है, जैसे कि पावर सेक्टर में हुआ, जैसे कि डिफेंस में है, मेटल्स का कमोडिटीज़ में है, कैपिटल गुड्स में है। ये कोर सेक्टर में जैसे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देख रहे हैं कि अराउंड 6.5-7% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी स्टेडी ग्रोथ है। और ये कंपनीज़ की अभी गवर्नमेंट का भी जो फोकस है पीएसयूज़ की वजह से ड्राइव करने के लिए, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव है, उनकी ग्रोथ आउटलुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो यहाँ से पीएसयू कंपनीज़ में अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो हमें ठीक दिख रही है। और यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये सेक्टर में थोड़ा मॉडरेट करना, बिकॉज़ जैसे मैंने बात की कि पी रे-रेटिंग जो हुआ था लास्ट ईयर, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। जितनी अर्निंग ग्रोथ होगी, आउटलुक होगी, वहाँ वो हिसाब से आई थिंक ये सेक्टर आपको यहाँ से रिटर्न दे सकता है। हालाँकि इस सेक्टर में कुछ जैसे सेक्टर्स है पीएसयू में, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे कि कैपिटल गुड सेक्टर, और डिफेंस और रेलवेज़, स्पेसिफिकली ये 2 सेक्टर्स में अ जो कंपनीज़ की जो रन अप हुई है, वो आई थिंक काफ़ी फंडामेंटल्स के हमें लग रहा है कि थोड़ा आगे निकल गई हैं, बिकॉज़ ये सेक्टर्स में ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, बट उसका जो रिटर्न्स जो आने के हैं वो उनको आई मीन अगले 1-2 साल में तो आएँगे, बट मार्केट अगले 2-3 साल के आगे की डिस्काउंट अभी कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी रिस्क हमें दिख रही है। बट ओवरऑल पीएसयू सेक्टर अभी भी हमें ठीक लग रहा है कि यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कंपनीज़ की अभी डिविडेंड यील्ड भी थी अच्छी है। सो आई थिंक हालाँकि अगर आप लास्ट ईयर की तरह अगर ज़्यादा रिटर्न्स की ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो ये सेक्टर यहाँ से भी रिलेटिवली अच्छा कर सकता है। महेश जी, ये बताइए कि आपका जो पीएसयू इक्विटी फंड है उसकी कॉम्पोजिशन फिलहाल क्या है, किस तरह से मार्केट कैप का एक्सपोजर आपने तय किया हुआ है पोर्टफोलियो में? पीएसयू इक्विटी अगर देखेंगे तो ज़्यादा एक्सपोज़र पावर सेक्टर में है, यूटिलिटीज़ में है, सम अ कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे सेक्टर में है, कोल। सो जो कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी के हैं, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र है। और अगर लार्ज कैप और मिड कैप की अगर बात करें तो काफ़ी पीएसयूज़ बड़े पीएसयू जो है वो लार्ज कैप्स ज़्यादा है। और अगर इसका बेंचमार्क भी देखते हैं पीएसयू का जो इक्विटी फंड का जो बेंचमार्क है, वहाँ पे भी लार्ज कैप कंपनीज़ का ज़्यादा वेटेज है। तो उसके कारण पीएसयू फंड जो हमारा है उसमें भी लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उनका वेटेज मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, अब ये बताएं, आपने जो सेक्टर्स बताए हैं उनमें किस तरह से आपको आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ दिखाई दे रही है, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या लगते हैं इन सेक्टर्स के लिए? सो पीएसयू इक्विटी फंड में अगर सेक्टर देखें तो एक तो पावर सेक्टर एक है, क्योंकि जहाँ पे हमें देखा है कि अभी गवर्नमेंट का जो पहले जो फोकस था रिन्यूएबल्स में, राइट, विंड और सोलर, वो तो चल ही रहा है, बट में ऐसे दिख रहा है कि अभी जो इंडिया में भी पावर शॉर्टेजेस ओके अभी बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने वापस थर्मल पावर जनरेशन का जो प्रोग्राम है वो काफी रिवाइव किया है। लास्ट 1 साल में 3 बार जो टारगेट, 5 साल के जो टारगेट बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसको रिवाइज करके ऊपर ऊपर गए हैं। तो ये सेक्टर में नेक्स्ट 4-5 साल में हमें काफी अच्छी तरह से ग्रोथ दिख रही है पावर सेक्टर में, पावर जनरेशन साइड में, और इवन पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी ओके काफी अच्छी ग्रोथ होगी, बिकॉज ये सब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है उसको नेटवर्क से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर सेक्टर देखिए डिफेंस जैसे सेक्टर है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक सोर्सिंग के ऊपर जो फोकस है, देखिए वो कंटिन्यू है। और कुछ एरियाज में डिफेंस में, एक्सपोर्ट्स में भी अभी अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ रही है, बिकॉज ग्लोबली डिमांड फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसकी डिमांड काफी हद तक बढ़ रही है वहाँ पे। चलिए, इसी के साथ अब समय समाप्त हो चुका है। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम बारीकियां हमारे साथ साझा की, पीएसयू इक्विटी थीम को लेकर और बाजार की चाल को लेकर भी धन्यवाद आपका।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे कि केवाईसी को लेकर क्या क्या नियम बदले हैं। अब अगर आप नया कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए केवाईसी को वैलिडेट कराना कितना ज़रूरी हो गया है, और साथ ही म्यूचुअल फंड में अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर आप बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं तो क्या है तमाम पेज। इस छोटे से ब्रेक के बाद विजय कुप्पा, CEO इंट्रेड मनी, हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। ब्रेक के बाद